हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीतू अपनी फ्रेंड सीमा के साथ में कैंटीन में बैठी थी, जहां उसकी दोस्त उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उससे पूछते हुए बोलती है। अच्छा, तो कुछ महीने पहले मुझे बता रही थी कि एक लड़का तेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या हुआ उसका? होना क्या था यार, मुझे भी उससे प्यार हो गया। इसका मतलब तूने उसको हाँ कर दिया? हाँ। अब जब तूने उसको हाँ कर ही दी है तो उसकी फोटो दिखा दे या उसके बारे में कुछ बता ही दे। सीमा के पूछने पर नीतू उसको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और अपने साथ की उसकी कुछ फोटोज भी दिखाती है, जिसे देखकर सीमा मजाक बनाते हुए बोलती है, यार ये तो काफी छोटा लग रहा है, तूने बच्चे को फंसाया है क्या? जुबान संभाल कर बात कर। मैंने नवीन को नहीं फंसाया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। माँ बेटे वाला प्यार या दूसरे वाला? मैंने गलती कर दी यहाँ आकर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर नीतू वहाँ से जाने लगती है कि तभी सीमा उसको रोककर उससे बोलती है, या तो मुझे गलत समझ रही है, मैं तो तुझे ये बोलना चाहती हूँ कि तू 30 साल की है और नवीन मुश्किल से 20 साल का। तुम दोनों कभी एक हो ही नहीं पाओगे और सब तेरा मजाक भी बनाएंगे। मैंने तुझसे कोई एडवाइस नहीं मांगी, समझी? नीतू उसकी बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद नवीन का उसे कॉल आता है। नीतू सारी बातें नवीन को बताती है और नवीन उसे बोलता है, लोगों का तो काम होता है बोलना और दो प्रेमी का काम होता है प्यार करना, तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, और अगर ध्यान ही देना है किसी पर तो वो मुझ पर दो, समझी? हाँ समझ गई। वैसे आज हम मिलने वाले थे, तुम आ रहे हो ना? बिल्कुल आ रहा हूँ यार। नवीन से बातें करके नीतू पहले से अच्छा फील करती है और शाम को दोनों एक साथ मॉल जाते हैं, जहाँ नीतू नवीन के लिए कुछ कपड़े और जूते लेती है। शॉपिंग करके दोनों जैसे ही बिल काउंटर पर जाते हैं, बिल वाला नीतू से बोलता है, मैडम वैसे तो आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो आपको इतना होनहार बेटा मिला, पर ना आजकल के लड़के अरे अपनी माँ के साथ शॉपिंग करना तो दूर की बात, अरे गली तक बाहर नहीं जाते उनके साथ। उस आदमी की ये बात सुनकर नवीन को गुस्सा आता है और वो उसकी गुद्दी पकड़कर उसे बोलता है, साले ये माँ होगी तेरी, मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? और एक बात कान खोलकर सुन ले, किसी को एडवाइस देने से पहले 100 बार सोच लिया कर। सर मैडम और आपकी उम्र में फर्क ही नहीं पता चला। मुझे लगा कि ये मैडम आपकी माँ है। गलती हो गई सर, गलती हो गई। अरे मैं अपनी माँ को भी माँ नहीं बोलूंगा, सॉरी सर, प्लीज सर। ये सब देखकर नीतू का मूड खराब हो जाता है और वो नवीन को पकड़कर बाहर लाकर उसे बोलती है, उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? गलती तो हमारी है ना, जो हमने एक दूसरे की उम्र जानते हुए भी एक दूसरे से प्यार कर लिया। नवीन तुम मुझसे 10 साल छोटे हो, समझ रहे हो? 10 साल। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे बड़ी हो या छोटी, अगर तुम 50 साल की होती और मैं 20 का, तो भी मैं तुमसे ही शादी करता, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। अच्छा, अगर फर्क नहीं पड़ता तो क्यों उस बेचारे बिलिंग काउंटर वाले लड़के से लड़े तुम? बताओ मुझे। नवीन, हमारा अलग हो जाना सही है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से ये रंग रूप और एज मैटर रखता है? ऑफ कोर्स रखता है। मेरे लिए क्या, हर इंसान के लिए ये चीजें मैटर रखती हैं। अच्छा, तो फिर क्यों प्रियंका और निक की जोड़ी को अच्छा बोलती हो? वो भी तो निक से बड़ी है, फिर क्यों फैन हो उनकी? और हाँ, जब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी ना, तब ये समझ वाले नहीं आएंगे। इतना बोलकर नवीन उसे उसके घर ड्रॉप करके घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अपने गुस्से के आगे दोनों में से कोई भी आगे से बात नहीं करता। ऐसे ही एक दिन नीतू अपने फोन में ऑनलाइन कुछ वीडियोस देखती है, जिसमें वो एक कपल को देखती है। उसमें लड़का अपनी वाइफ से काफी छोटा था। ये देखकर उसको नवीन की याद आने लगती है और वो नवीन के प्यार के सामने अपने गुस्से को छोड़कर उसे कॉल करके घर बुलाती है, जहां वो नवीन के गले लगकर उसे बोलती है, नवीन,
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। तुम जानते हो ना कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी सुहागरात वाली रात ही मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। तब से लेकर आज तक मैं बस लोगों के ताने ही सुनती आ रही हूँ कि मुझ में ही कोई कमी थी जो मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। ऐसे ही मैं तुमसे दोबारा शादी करके वो सब नहीं सुनना चाहती कि मैंने एक बच्चे से शादी कर ली। मैंने बोला था ना तुम्हें कि लोगों का काम होता है बोलना, फिर तुम क्यों समाज का ठेका लिए बैठी हो? सोचना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ लोग तुम्हें भी ताने दे और तुम भी मेरे पहले पति की तरह मुझे छोड़ के चले जाओ। मैं बस तुम्हें खोने से डरती हूँ। तुम मुझे खोने से भी डरती हो और पाना भी नहीं चाहती? ऐसा नहीं चलेगा। आज तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या मुझसे अलग। नवीन की ये बात सुनकर नीतू उसके गले लगकर रोने लगती है और वो उससे बोलती है, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो? जरूर मानेंगे और उनको मानना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, घर वालों से बात भी तो करनी है। ये बोलकर नवीन वहाँ से अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से नीतू के बारे में बात करता है। उसकी माँ नीतू से मिलकर उसकी उम्र देखकर इस शादी के लिए मना कर देती है और उन दोनों से बोलती है, अरे तू पागल हो गया है, लेकिन मैं नहीं। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी शादी इस औरत से करवाऊंगी? अरे ये तुझसे उम्र में कितनी बड़ी है, देख तो ले। बेटा, इससे शादी करेगा ना तो तेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। माँ, शादी तो मैं नीतू से ही करूँगा। पता नहीं इस डायन ने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरी शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। माँ, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि आप हम दोनों की शादी खुशी खुशी करवाओगी या नहीं? हरगिज नहीं। मेरे जीते जी ये औरत तेरी बीवी कभी नहीं बन सकती। तो ठीक है, भूल जाओ कि आपका कोई बेटा भी था। चलो नीतू, हम शादी करके इस शहर से तो क्या, इस देश से ही बाहर चले जाएंगे। ये बोलकर नवीन नीतू का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। अपने बेटे को ऐसे जाता देखकर नवीन की माँ उन दोनों को रोक लेती है और कुछ ही दिनों बाद में दोनों की शादी करवा देती है। ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं और एक दिन नवीन नीतू के पास जाकर उसको हक करके बोलता है, मैंने बोला था ना, हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ देखो ना, देखते ही देखते हमारी शादी को 7 साल बीत गए और पता भी नहीं चला। माँ जी की भी सारी नाराजगी खत्म हो गई और अब वो सारा दिन बस अपने पोते के साथ बिजी रहती है। देखा नीतू, दुनिया बोलती थी हम साथ नहीं रहेंगे, पर आज हमारी शादी को 7 साल हो गए और हम आज भी पहले की तरह ही हैं और हम अगले 7 जन्म भी ऐसे ही साथ रहेंगे। ये बोलकर दोनों नीचे जाते हैं और नीतू नवीन को नाश्ता देकर ऑफिस भेजकर अपनी शादी की फोटो देखती है। जानकी देवी घर की सीढ़ियों पर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके सामने उसकी बहू निशी अपनी सास के लिए नींबू पानी लेकर आती है। इतने में जानकी देवी अपनी बहू से कहती है, सासू माँ, मुझे माफ कर दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अरे माँ जी, कितनी बार कहा है कि इतनी मत पिया करो कि आपको समझ ही ना आए कि बहू कौन है और सास कौन है। सासू माँ, मुझे डॉक्टर ने पीने को कहा है, तभी तो मैं पीती हूँ, वरना मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। हे भगवान, ये पियक्कड़ सास मेरे ही पल्ले बांधनी थी क्या? ना जाने इस उम्र में मुझे क्या क्या बना देती है। अरे करमजली सुषमा, तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? माँ जी, मेरा कान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अरे मैं आपकी इकलौती बहू निशी हूँ, ढंग से देखो मुझे। ओह, तो करमजली मुझे अंधा समझती है तू? निशी किसी तरह खुद को अपनी पियक्कड़ सास से बचाकर अपने कमरे में आ जाती है और जब तक उसका पति अमर नहीं आ जाता तब तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। थोड़ी देर बाद अमर ऑफिस से घर आ जाता है और निशी अमर से कहती है, सुनो, मैं कह देती हूँ, या तो आप अपनी माँ की पीने की आदत छुड़वाओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। अरे हुआ क्या? पता भी है मैं सब कैसे झेलती हूँ।
सारा दिन घर के काम करो और उसके बाद तुम्हारी पियक्कड़ माँ को संभालो। यार मैं कल बात करता हूँ माँ से, अभी तो वो नशे में होंगी। ठीक है। ऐसे ही अगली सुबह जानकी देवी अपने बेटे और पति राजकुमार के साथ नाश्ता कर रही होती है। तभी जानकी का बेटा अमर कहता है, माँ आप मुझसे कितना प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या बेटा? हाँ माँ, आज पूछना जरूरी है। हाँ हाँ बोलना, क्या बात है? आप पीना कब छोड़ोगी? जिस दिन मैं जीना छोड़ दूंगी। इसका मतलब ये है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, आपको पीने से प्यार है। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? अरे बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है जब से इससे शादी की है। देखो जी, मुझसे ना ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अरे लोगों को पियक्कड़ पति मिलते हैं, लेकिन मुझे ये पियक्कड़ बुढ़ी औरत मिल गई। हाँ हाँ, तुम तो बड़े जवान हो ना, अधेड़ उम्र में घोड़ी चढ़ के आए थे बारात लेकर। बात करते हैं जवानी की। माँ कैसे पी लेती हो इतनी? क्या बताऊं बेटा, लोगों से पी नहीं जाती और मेरी छोड़ी नहीं जाती। राम राम भाभी जी। क्या भाभी? कभी मैं तुम्हारी प्रेमिका, कभी मैं तुम्हारी दोस्त और अब तुम्हारी भाभी। यही सिला दिया तुमने मुझे मेरे प्यार का। भाभी इतना क्यों पीती हो? कम से कम भैया की इज्जत का तो ख्याल किया होता। तुम्हारे भाई की इज्जत है तो क्या, मेरी इज्जत नहीं? तुम्हारे माता पिता जमींदार है तो क्या, मेरे कुछ भी नहीं? अरे चाहे ये जितना भी नीच स्कूल के हो ये बेटी बेचने वाले, मगर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। फिर मुझे छोड़कर क्यों गए थे देवदास? हाँ, अब यही कहोगे कि तुम्हारा देव कभी भी कुछ भी सोच समझकर नहीं करता। क्या हो गया है आपको? हमारे जाने का वक्त हो गया है। इतना बोलकर जानकी वहाँ से चली जाती है। तभी रमेश राजकुमार से बोलता है, भाई भाभी ने बहुत ज्यादा पी रखी है क्या? यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इसके पीने से। यार इतनी तो हम भी नहीं पीते जितनी ये पीती हैं। यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके पीने की वजह से पूरा घर परेशान है। एक बार जब भाभी का नशा उतर जाए ना, तब समझाइए उनको। ऐसे ही समय बीतता जाता है और जानकी चोरी छुपे अपने घर से बाहर जाकर अपने लिए ड्रिंक ले आया करती। साथ ही अपने कमरे की अलमारी में छुपाकर बोतलों को रख दिया करती। साथ ही अलमारी को लॉक कर देती और उसकी इस हरकत से पूरा घर परेशान होने लगता है। और एक दिन जानकी अपने कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। साथ ही निशी वहाँ खड़ी होकर ये सारा नजारा देख रही होती है और वापस अपने कमरे में आकर दुखी मन से बैठ जाती है। तभी वहाँ उसका पति अमर आता है और उससे कहता है, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो? मुझसे माँ जी की ये हालत देखी नहीं जा रही। इतना पीना उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। उनकी लत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बिना पिए उनसे रहा ही नहीं जाता। मगर ऐसा करें क्या जिससे माँ धीरे धीरे पीना छोड़ दे? मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन पता नहीं वो काम करेगा या नहीं। अरे कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तभी वहाँ निशी के ससुर आ जाते हैं और वो कहते हैं, मैं भी तुम दोनों से इसी बारे में बात करना चाहता था कि क्या करें। धीरे धीरे उम्र भी होती जा रही है और ये अपना पीना नहीं छोड़ रही। पापा जी, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ बहू। निशी अपने पति और ससुर जी को एक योजना बताती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अमर और राजकुमार दोनों ड्रिंक करके घर में आते हैं। ये सब देखकर जानकी नजरअंदाज कर देती है, मगर ऐसे ही आए दिन राजकुमार और अमर दोनों ही ड्रिंक करके आने लगते हैं। ये सब देखकर जानकी अपना पीना भूल जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे अब उसकी बहू भी पीना शुरू कर देती है। ये तो अब जैसे हद ही हो गई हो। जानकी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी बहू से कहती है, बहू ये सब क्या है? तू ड्रिंक करती है? अरे तुझे ये सारी चीजें शोभा देती हैं क्या? ए बुढ़िया, ज्यादा पटर पटर मत कर, वरना यही तेरा खात्मा कर दूंगी। अरे संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? एक बहू को ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। ए बुढ़िया, जब तू बुढ़ापे में पी सकती है तो वह जवानी में नहीं पी सकती। ठीक है, जो दिल करे वो करो। अरे मेरा वो बूढ़ा पति तो पीता ही था, साथ में बेटा भी, और अब ये बहू भी। बढ़िया है, खूब पियो, मजे से पियो। तभी वहाँ अमर और राजकुमार लुढ़कते हुए आते हैं
और नशेड़ियों की तरह जानकी से कहते हैं। अरे जो तू करती थी बुढ़िया, वही तो हम भी कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? अरे मेरा और मन हो रहा है पीने का। ओ बुढ़ऊ, चल और पीते हैं। अरे मैं कोई ड्रिंक नहीं करती, मैं तो बस एक्टिंग करती थी। मैं देखना चाहती थी कि मेरे घर में आई बहू वो मेरे घर परिवार को कैसे जोड़कर चलती है। मगर अफसोस इस बात का है कि मेरी बहू खुद इस घर को बिगाड़ने में लगी हुई है। माँ जी, आपको क्या लगा कि एक्टिंग सिर्फ आप कर सकती है? अरे अच्छे एक्टर हम सब भी हैं, हम सब भी एक्टिंग कर रहे थे। आपको सही रास्ते पर लाने के लिए ये मेरा ही प्लान था। हाँ जानकी, हमको बहू बहुत संस्कारी और गुणी मिली है, वो तेरे टेस्ट में पास हो चुकी है। इस तरह निशी की सूझबूझ से उसकी ससुराल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही उसे सबसे खूब प्यार मिलता है। इसी तरह वो लोग एक बार फिर मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। अनुष्का एक खुराफाती दिमाग वाली लड़की थी। वो अपनी माँ कौशल्या देवी के साथ रहती थी, लेकिन उसको एक बेहद गंभीर बीमारी थी। वो थी रात के 2:30 बजे उठने की बीमारी, जिसकी वजह से एक दिन परेशान होकर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, रोज रात को मेरी नींद अपने आप खुल जाती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे गधे घोड़े बेचकर पूरा पूरा दिन सोती रहती है, तो आधी रात को तेरी नींद तो खुलेगी ही ना। अनुष्का कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ वो अपनी दोस्त मीशा को अपनी परेशानी बताते हुए बोलती है, यार मीशा, तू ही बताना मैं क्या करूँ। रोज रात को ऐसे 2:30 बजे उठकर उल्लुओं की तरह बैठ जाती हूँ मैं। अबे यार, तो इस बीमारी का फायदा उठाना। फायदा उठाऊं मतलब? तो कहना क्या चाहती है? अरे पागल, देख, तू रात के 2:30 बजे उठ जाती है तो भूत बन के बाहर निकल और कोई भी दिखे तो उसको डरा। कितना मजा आएगा। पागल है क्या यार? उस टाइम बाहर निकलते हुए तो मुझे भी डर लगेगा। मुझे कोई दिख गया ना तो मेरी मौत हो जाएगी वहीं। पागल, सुन तो पूरी बात। देख, तू रात को लोगों को डराइयो और मैं वीडियो बनाऊंगी जिसको हम YouTube पर अपलोड करेंगे। फिर बहुत व्यूज आएंगे और साथ में मजा भी आएगा। आइडिया तो अच्छा है, फिर आज रात को शुरू करते हैं। रात होने पर मीशा चुपके से अनुष्का के घर के बाहर आ जाती है, जहां वो पहले से ही सफेद साड़ी पहनकर और हाथों में मोमबत्ती लेकर खड़ी थी, जिसको देखकर मीशा बोलती है, वाओ बेबी, क्या लग रही है। कसम से तुझे ना चुड़ैल बनने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। हो गई तेरी बकवास, चले अब। अनुष्का घर की पास वाली सड़क पर मोमबत्ती लिए धीरे धीरे चल रही होती है और मीशा छुप के उसकी वीडियो बना रही होती है। तभी सामने से एक ऑटो वाला आता है और वो अनुष्का के पास जाकर कुछ बोलता इससे पहले ही उसके कानों में एक गाना सुनाई देने लगता है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन हूँ मैं, अनजान है कोई। मैडम, गाना काहे गा रही हैं? बेटा ब्रिजेश, हमें लग रहा है कोनो गड़बड़ है, कहीं हमें किसी मुसीबत में न फंस जाएं। ऑटो वाला डर के मारे आगे नहीं बढ़ता, लेकिन अनुष्का अचानक से उसके ऑटो की खिड़की से झांकते हुए बोलती है, भैया आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? कहाँ मैडम? शमशान घाट से आई हूँ और वहीं वापस जाना है, बोलो चलोगे? मम्मी, भूत, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तू लोग जागर। बेचारा ऑटो वाला डर के आंखें बंद कर लेता है। इतने में ही अनुष्का भाग के छुप जाती है और वो जैसे ही आंखें खोलता है उसको अपने आसपास कोई नहीं दिखता। ऑटो वाला तेजी से अपना ऑटो लेकर खिसक जाता है, जिसके बाद अनुष्का और मीशा दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह अनुष्का जल्दी से कॉलेज भागती है, जहां वो मीशा को रात वाली वीडियो के बारे में पूछती है और बोलती है, ओए, तूने वीडियो अपलोड कर दी? नहीं, अभी हम 3-4 वीडियो शूट कर लेंगे, तब एक एक करके डालेंगे।
क्योंकि ऐसे सबको पहले ही पता लग जाएगा। मतलब आज रात को फिर से? हाँ, तैयार रहियो। एक बार फिर दोनों रात की 2:30 बजे अपने प्लान के लिए तैयार थी। अनुष्का वैसे ही सफेद साड़ी में मोमबत्ती लिए खड़ी होती है। उसी रात को एक ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में ट्रक चलाता हुआ आता दिखाई देता है। अचानक अपने सामने एक औरत को देखकर वो ट्रक रोकते हुए बोलता है, ओ मैडम, जे मरण दा एना ही शौक आ ते किसी होर दी गड्डी दे मूरे आओ, मैनू का तो फसाउण नू लगी आ। अपनी बात का कोई जवाब ना मिलने पर वो ट्रक ड्राइवर नीचे उतरता है और अनुष्का के पास आकर बोलता है, नी कुड़िए, जे कोई गल आ ते दस दे अपने घरदियां नू, एवे आधी रात नू भूत वांगू क्यों भटकी जानी है? गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। बड़ी अजीब कुड़िया, इन्नी रात नू गाना गान नू निकली अपने घर तो। ट्रक ड्राइवर के इतना बोलते ही अनुष्का अपना भूतिया मेकअप किया हुआ डरावना चेहरा उसे दिखाते हुए बोलती है, भूतू मैं, तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तुझे अपने घर लेकर जाऊंगी, शमशान घाट में। ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से वीडियो बनाकर अपने अपने घर चली जाती है। अगले दिन आसपास के मोहल्ले में और साथ ही अनुष्का के कॉलेज में भी आधी रात को भूत के घूमने के किस्से फैल जाते हैं। सभी उस भूत से डरने लगते हैं। ये देखकर मीशा अनुष्का से बोलती है, ओ बेबी, आज तो पूरा कॉलेज रात के 2:30 बजे वाले भूत से डरा हुआ है। अब तो और मजा आएगा। पागल है क्या? अगर किसी को पता लग गया ना तो वाट लग जाएगी। अरे नहीं पता लगेगा, और हम बस आज रात ही करेंगे ये, पक्का। एक बार फिर रात के 2:30 बजते हैं और अनुष्का की आँख खुलती है। वो तैयार होकर वापस रोज की तरह बाहर हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ी होती है। सामने से 2 लड़के बाइक से आ रहे होते हैं। बीच रोड पर एक लड़की को देखकर उनमें से नमन नाम का लड़का अपने दोस्त विशाल से बोलता है, भाई देख माल, चलना उसके पास, शायद इतनी रात में हमारा ही इंतजार कर रही है। अबे पागल है क्या? आधी रात को कोई नॉर्मल लड़की ऐसे थोड़ी ना घूमेगी, ये जरूर कोई चुड़ैल डायन होगी। बक डरपोक, साले इतनी फटती है तो मेरे साथ इतनी रात को आता ही क्यों है? दोनों उसके पास आकर बोलते हैं, मैडम, इतनी रात को ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो? कहो तो हम छोड़ दें। मुझे जहाँ जाना है वहाँ तुम दोनों नहीं जा पाओगे। अरे आप बताओ तो सही, आगे हम है ना, ले ही जाएंगे आपको। मुझे पास के शमशान घाट में जाना है, बोलो चलोगे? अनुष्का के इतना बोलते ही पीछे से आवाज आती है, आजा, मैं लेके चलती हूँ तुझे। अनुष्का जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे अपनी माँ हाथों में झाड़ू लिए दिखाई देती है, जिसके बाद वो बोलती है, माँ, आप यहाँ कैसे? मतलब इतनी रात को क्यों? तेरे सर पे चढ़ा भूत उतारने। रुक जा, आधी रात को ऐसे चुड़ैल बन के घूम रही है। आजा, आज तुझे भूत ना बना दिया ना मैंने, तो मैं भी तेरी माँ नहीं। माँ मैं नहीं, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ ना, मुझे झाड़ू से मारेंगी आप? अरे आपको ही दर्द होगा, माँ छोड़ दो। दर्द तो होगा बेटा, और वो भी इतना कि तू रात में क्या दिन में उठने लायक नहीं होगी। वो तो शुक्र है कि आज मैं पानी पीने उठ गई और तुझे बाहर जाते देख लिया, वरना तेरे ये कारनामे मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। एक तरफ कौशल्या अनुष्का को डांटती है, तो दूसरी तरफ मीशा ये सब देखकर दुम दबा के भाग जाती है और बेचारी अनुष्का अपनी माँ की मार खाते हुए घर तक आती है, जिसके बाद से वो 1-2 बार आधी रात को उठती तो है, लेकिन अपनी आंखों के सामने माँ की पिटाई को याद करके दोबारा सो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।